सो फाइनली एसबीआई क्लर्क और एनआईसीएल असिस्टेंट 2024-25 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अगर आपने नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में मैंने दोनों नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है और आपके सभी डाउट को क्लियर किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2025 की एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा, एज वेल एज एनआईसीएल असिस्टेंट 2025 की एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं अपडेटेड सिलेबस फॉर बोथ ऑफ दिस एग्जामिनेशन। शुरू करने से पहले हम नोटिफिकेशन का समरी देख लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क और एनआईसीएल असिस्टेंट के बीच में कितना अंतर है। देखो, एसबीआई क्लर्क में टोटल वैकेंसीज 13,735 से ज़्यादा आई है और एनआईसीएल असिस्टेंट में टोटल वैकेंसीज 500 जितनी आई है। सैलरी की बात करें तो एसबीआई क्लर्क अगर आप बनते हो तो आपका इनिशियल सैलरी होता है 46,000 और अगर आप एनआईसीएल असिस्टेंट बनते हो तो आपका इनिशियल सैलरी बनता है 40,000। एज लिमिट की बात करूँ तो एसबीआई क्लर्क के लिए मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 28 साल रहते हैं और एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 30 साल रहते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए आवेदन कर सकता है। दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। बट यहाँ एसबीआई क्लर्क में अगर आप लास्ट ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप एसबीआई क्लर्क के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहते हो, जबकि एनआईसीएल असिस्टेंट में ऐसा नहीं होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करो उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज क्राइटेरिया से भी फर्क नहीं पड़ता कितना परसेंटेज है, जस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यूज नहीं होता, 2 फेज में एग्जाम खत्म हो जाती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन। एसबीआई क्लर्क में भी सेम प्रोसीजर है, एनआईसीएल असिस्टेंट में भी सेम प्रोसीजर है, 2 ही फेज का एग्जाम रहता है, प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों में इंटरव्यू नहीं रहता। बट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहती है, यानी आपने जिस स्टेट के लिए आवेदन किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवेदन करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो एसबीआई क्लर्क के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एनआईसीएल असिस्टेंट की बात करें तो लास्ट डेट है 1 जनवरी 2025, लिंक आपको अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम डेट की बात करो तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क का फरवरी 2025 में होगा, स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया है, बट एनआईसीएल असिस्टेंट में स्पेसिफिक डेट बता दिया गया है, 27 जनवरी 2025 को आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा। मेंस एग्जाम की बात करूँ तो क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2025 में होगा, ऐसा टेंटेटिवली बताया गया है, स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है। जबकि एनआईसीएल असिस्टेंट में 2 मार्च 2025 को आपका मेंस एग्जाम रहेगा, वो स्पेसिफिकली बताया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिमाइंडर रहे और आपको ये जानकारी पता चल जाए। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एसबीआई क्लर्क की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे पैटर्न दिख रही है और सेम एनआईसीएल असिस्टेंट के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे दिख रही है। ये मेन एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये मेन एग्जामिनेशन पैटर्न है। अगर दोनों एग्जामिनेशन पैटर्न को चेक करोगे तो प्रीलिम्स में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और मेंस में देखोगे तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो दोनों की एग्जाम पैटर्न समवट सेम ही है, सब्जेक्ट भी सेम ही है, तो दोनों का सिलेबस भी सेम ही रहेगा। तो चलिए बारी बारी जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का देख लेते हैं और फिर मेंस एग्जाम का देखेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहले आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ जाता है, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाता है, उसके बाद अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक, वर्ड, उसके अकॉर्डिंग सीरीज होती है और उसके ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करना होता है और उसके बेस्ड में आपको क्वेश्चन आंसर करना होते हैं। उसके बाद सिलोजिज्म आ जाता है, उसके बाद इनइक्वालिटीज़ आ जाती है, उसके बाद पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ जाते हैं, उसके बाद ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद इनपुट आउटपुट आ जाता है, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी आ जाती है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जिसे को क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस यही रहेगा। जस्ट ये समझ जाओ कि मेंस एग्जामिनेशन होगा तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है ना वो मेंस के एग्जाम के लिए है और बाकी के सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सारे टॉपिक है बट लास्ट के 3 टॉपिक मेंस एग्जाम में ही आएंगे, प्रीलिम्स में अक्सर देखने को नहीं मिलते।
ठीक है, ये है रीजनिंग का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मैथ्स का सिलेबस यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रेशन, ये पोर्शन जो है ना वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आपका कैलकुलेटिव पोर्शन, आपको कैलकुलेशन जितनी अच्छे से आती है आप इस पोर्शन में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन अक्सर ऑफिसर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कंसिडर कर सकते हो। और यकीन मानिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको 10 मार्क के तकरीबन 5 से 10 मार्क के या फिर 15 मार्क के भी कभी कभी सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो 10 मार्क के तो आप सिंप्लीफिकेशन समझ के चलो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल पोर्शन। अब होता है एरिथमेटिक यानी वन लाइनर चैप्टर्स, जो होता है हर एक चैप्टर 1 से 2 मार्क के। तो सबसे पहला है एवरेज एंड एज, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद है पार्टनरशिप, उसके बाद है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद है टाइम एंड वर्क, उसके बाद है पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद है मिक्सचर नेविगेशन, उसके बाद है स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद है ट्रेन यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, उसके बाद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है एरिया, उसके बाद है डेटा सफिशिएंसी। तो ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का सिलेबस। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस सेम रहेगा। आप जस्ट इतना समझ जाइए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा, इजी रहेगा या मॉडरेट रहेगा, बट मेन एग्जामिनेशन में उससे टफर बन जाएगा यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपको क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। ये सारे जो चैप्टर वन लाइनर्स है वो एरिथमेटिक चैप्टर्स है, यहाँ से आपको हर चैप्टर में से 1 से 2 मार्क का वेटेज रहेगा और बाकी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो ये चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से और अच्छे वाली प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, उसके बाद स्पेलिंग एरर या फिर मिसस्पेल्ड ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद एंटोनियम्स सिनोनियम्स, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद यूजेज एंड रिप्लेसमेंट यानी कि इसका वर्ड यूजेज एंड रिप्लेसमेंट, उसके बाद पैराजम्बल्स, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन और इम्प्रूवमेंट, उसके बाद कॉलम बेस्ड फिलर्स, उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर्स, उसके बाद पैराग्राफ कंप्लीशन, उसके बाद मिसलेनियस इत्यादि काफ़ी सारे टॉपिक बन जाते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको काफ़ी हद तक सिलेबस और लेवल प्रीलिम्स और मेंस का सेम जैसा ही मिलता है, बट मेंस में आपको लेवल मिलता है कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में काफ़ी इजी हो जाता है और कुछ ही टॉपिक होते हैं, मेंस में ज़्यादा टॉपिक बन जाते हैं बट उसका लेवल थोड़ा बड़ा बन जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो दोनों एग्जाम में रहेगा, प्रीलिम्स में भी आएगा मेंस में भी आएगा, सेम एरर डिटेक्शन भी प्रीलिम्स में भी होगा मेंस में भी होगा। बाकी सबका क्या है, डिफरेंट अल्टरनेट होता रहता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये था सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का। ये प्रीलिम्स का एग्जाम का सिलेबस है, एज वेल एज ये 3 सब्जेक्ट मेंस में तो आते ही हैं। अब बाकी बचे जो 2 सब्जेक्ट हैं मेंस वाले, कौन से, एक तो है जनरल अवेयरनेस और दूसरा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है करंट अफेयर्स, दूसरा होता है स्टैटिक जीके और तीसरा होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं, करंट अफेयर्स में आपको पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने होते हैं। पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट करंट अफेयर पूछे जाते थे, अब होता है कि डिटेल्ड में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और करंट अफेयर में ध्यान रखिए ऑलवेज एटलीस्ट 2 सोर्स को तो फॉलो करिए, केवल एक सोर्स पे डिपेंड मत रहिएगा। और अगर आपको करंट अफेयर शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे करंट अफेयर्स नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेस करने का। अगर आपका मन बने तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी उसके न्यूज़ आपको पढ़ने चाहिए। स्कीम्स जो न्यूज़ में रही है उसके बारे में आपको नॉलेज लेना चाहिए कि कब स्कीम लॉन्च हुई, क्या क्या उसमें बदलाव आया, क्या क्या उसमें अपडेट हुआ, वो सारी चीज़ें। और रिसेंटली चेंज जो हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, एम्बेसडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। तो ये तो करंट अफेयर्स का पोर्शन था। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज की। तो स्टैटिक जनरल नॉलेज में आजकल क्वेश्चन कम आते हैं, बट अगर आते हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। कंट्री कैपिटल करेंसी, स्टेट एंड कैपिटल, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, power plant, atomic hydroelectricity, solar, rivers, temples, festivals, dams, venues, GI tags,
रामसर साइट्स एट्सेट्रा, जो भी स्टेटिकली टॉपिक बन जाते हैं वो सारे आपको रेडी रखने होते हैं। बट हालांकि आजकल स्टेटिक नॉलेज का पोर्शन काफ़ी कम हो गया है, 2 से 3 मार्क आप पकड़ सकते हो, उससे ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछते। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस। देखो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको सबसे पहले बैंकिंग का स्ट्रक्चर और बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना होगा, आरबीआई के फंक्शन के बारे में जानना होगा, बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में जानना होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से कितने हैं, फिजिकल पॉलिसी के बारे में जहाँ पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम, बेजल नॉर्म्स, बजट, इकोनॉमी के सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, डीआईजीसी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनके बारे में। देखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में बेसिकली क्या होता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर में कवर हो ही जाएंगे, बट जो स्टेटिक क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं वो यहाँ से बनते हैं, तो आपको एक बार बैंकिंग बेसिक अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सेम इंश्योरेंस अवेयरनेस भी होता है, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस भी आप एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद बचता है कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। तो कंप्यूटर नॉलेज में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। ये विंडोज़ या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, मतलब जैसे बाकी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, लिनक्स हो गया, विस्ता हो गया, एक्सपी हो गया, फिर एप्पल का मैक ओएस हो गया, ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक फंक्शनलिटीज़ ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के बेसिक एब्रीविएशन पता होने चाहिए, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, शॉर्टकट कीज ऑफ ओएस, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज, डेटाबेस बेसिक्स, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस एंड बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर नॉलेज के लिए। और रिलेटेड ट्रेंडिंग में जो भी चल रहा है, जैसे आजकल मशीन लर्निंग चल रहा है, लार्ज लर्निंग लैंग्वेज मॉडल चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था सिलेबस एसबीआई क्लर्क एज वेल एज एनआईसीएल असिस्टेंट की एग्जाम के लिए। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस भी बता दिया है, मेंस एग्जामिनेशन का भी सिलेबस बता दिया रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा टाइम ऑनलाइन मिल जाता हूँ, तो आपके डाउट आराम से क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।